नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से अभ्यास सीरीज़ के अंदर। अभ्यास सीरीज़ में हम सबसे पहला जो सब्जेक्ट को लिया है वो है इंडियन पॉलिटी। और जैसे कि आप लोग जानते हो, हम एमसीक्यूज़ के थ्रू, हम पीवाईक्यूज़ के थ्रू पूरी इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 5 है, जिसका नाम है गवर्नेंस सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। तो स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है टेरिटरी, कोई एक एरिया, कोई एक टेरिटरी जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सेपरेट करती है। दूसरा एलिमेंट होता है पीपल्स, ठीक है। तीसरा होता है गवर्नमेंट। चौथा होता है सोवर्डिनिटी। अगर ये चारों एलिमेंट्स अगर होते हैं तो उसको हम स्टेट कहते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ द पर्सन, परमानेंटली पर्सन, जो लोग हैं वहाँ पर परमानेंटली रहने चाहिए, परमानेंटली लिविंग देयर, और परमानेंटली ऑक्यूपाई और डेफिनेट टेरिटरी, मैंने बताया था डेफिनेट टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल को ही हम सोवर्डिनिटी कहते हैं, एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हमारा पहले आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो कि एलिमेंट स्टेट्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला पीपल्स, दूसरा टेरिटरी, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा सोवर्डिनिटी। जो सोवर्डिनिटी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। सोवर्डिनिटी का मतलब समझते हैं। सोवर्डिनिटी का मतलब होता है कि इंटरनल हो या एक्सटर्नल डिसीजन हो, फिर समझो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल डिसीजन हो, हम खुद लेंगे बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन को लेना, इसी को बोलते हैं सोवर्डिनिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लिव हार्डली अ गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ। देखो, जो ये स्टेटमेंट है वो हमारे वेलफेयर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है, ठीक। वेलफेयर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। स्टेट इज एवरीवेयर, इट हार्डली अ गैप, वेलफेयर स्टेट। जो डीपीएसपी है वो हमारा वेलफेयर स्टेट को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। डीपीएसपी ध्यान रखना, जो डीपीएसपी के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम। अच्छा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन के बेसिस पे, फिर समझो, एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट के रिलेशन के बेसिस पे 2 टाइप की गवर्नेंस सिस्टम होता है। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पार्लियामेंट की, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी रिमूव कर सकता है हमें, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। मतलब आपने आर्टिकल 74 पढ़ा होगा, तो उसमें बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। यही हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कोई रिलेशन नहीं होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट एकदम सेपरेट होती है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब देखो, इंडिया फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द यूके। कहने का मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने ले रखा है वो हमें ब्रिटेन से ले रखा है, ठीक है। अब इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव ब्रांच ड्राइव इट्स डेमोक्रेटिक लेगिटिमेसी फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इज आल्सो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो आपको 74 का सब क्लॉज 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, वही हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग in Indian polity is an essential feature that indicate that
इट इज़ अ फेडरल इन कैरेक्टर। देखो भाई, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरेशन सिस्टम को अडॉप्ट करके रखा हुआ है। उसके कुछ फीचर्स हैं, वो है टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट मतलब डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी मतलब एक यूनियन गवर्नमेंट होगी और स्टेट्स की अपने अपने स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट होगी। दूसरा फीचर है डिवीजन ऑफ पावर। देखो, अगर आपने शेड्यूल 7 पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक, तो ये हमारा फेडरल फीचर है। तीसरा आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा आता है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पंचमा आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और लास्ट आता है हमारा बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडिया के अंदर, वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। बिल्कुल सही है। बी, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ का ए आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, स्विफ्ट डिसीजन बिल्कुल सही है, फ्लैक्सीबल बिल्कुल सही है, आइडिया फॉर द लार्ज कंट्री नहीं, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हमारे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ बिल्कुल सही है, तो 6 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है। एक आता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है, वो बताना किसके द्वारा पब्लिश की जाती है और इंडिया की क्या रैंक है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर। तो व्हाट इज ए नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस? अकाउंटेबिलिटी सही है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए भाई, रूल्स ऑफ लॉ बिल्कुल सही है, रेड टेपिज्म फीचर नहीं है हमारे गुड गवर्नेंस का। गुड, ठीक है, रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव रेगुलेशंस। रेड टेपिज्म रेफर्स टू एक्सेसिव रेगुलेशन विच हिंडर्स और प्रिवेंट एक्शंस और डिसीजन मेकिंग। तो दैट्स व्हाई रेड टेपिज्म इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए, पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैं बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के रिलेशंस के बेसिस पे टू टाइप गवर्नमेंट्स होती हैं। पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर रखा है, जो कि यूके से, ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। बी स्टेटमेंट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फेडरल गवर्नमेंट ये सब है। 8th का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स। नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के मैंने सारे फीचर्स बता दिए आपको। ठीक है, पार्लियामेंट इज नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व नहीं, मैंने बताया था पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का क्या बेसिस पे हमने ले रखा, क्या बेसिस पे हमने पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर रखा है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लोकसभा के बीच में क्या रिलेशन है। तो आर्टिकल 75 मैं बता चुका हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। 9th का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज स्लैश आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक, फर्स्ट, मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है कि हम जो लेजिस्लेचर से ही हमारा एग्जीक्यूटिव होता है। ये वाला अगर आपने डायग्राम समझ गया तो आप समझ जाओगे इसका मतलब मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या इसको ऐसा करते हैं, इसको बना देते हैं हम पार्लियामेंट और इसी को बना देते हैं हम कैबिनेट। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, पार्लियामेंट से ही हमारी कैबिनेट निकल के आती है। ठीक है, 2, मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है। द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट नहीं। देखो, दो चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी इस स्टेटमेंट को समझने के लिए, एक हेड ऑफ द स्टेट, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है गवर्नमेंट, ठीक है, वो होता है हमारा पीएम।
अगर आपने आर्टिकल 74 पढ़ा होगा तो इसमें बोलता है देयर इज अ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो इसका सही होगा, मतलब स्टेटमेंट 3 कैसे सही होगा, द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अर्थात बाय पीएम। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन, वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज वन इन विच, ठीक है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं भाई, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। बी, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड कैन बी रिमूव बाई इट, कैन बी रिमूव बाई इट, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 74 जो हम पार्लियामेंट करेंगे, जो आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या क्या होता है, और पार्लियामेंट कैसे हमारी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, उनके पास कौन से टूल्स होते हैं, और पार्लियामेंट किस तरीके से रिमूव करने का अधिकार है उनको, ठीक है। तो हमारा 12th का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, बिल्कुल सही है। इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, बिल्कुल सही है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, बिल्कुल सही है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ वेलफेयर स्टेट वाई द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। वेलफेयर स्टेट मैं आपको बता चुका हूँ, वेलफेयर स्टेट्स और डीपीएसपी का क्या रिलेशन है वो आपको मैं डीपीएसपी के चैप्टर में बताऊँगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ओके। ए, अ गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट जो होगी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ आर्बिट्रेटरी एक्शंस, अगेंस्ट द आर्बिट्रेटरी एक्शन ऑफ द स्टेट्स। मतलब जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जो आर्बिट्रेटरी एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, उसके अगेंस्ट होते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी याद रखना। सोशलिस्ट स्टेट, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल इक्वलिटी, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का याद करो, मैंने चैप्टर 3 में बता रखा है पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में, है ना। 326 आर्टिकल 326 क्या है, ठीक है। अगर आपने 326 समझ में आ गया तो आप पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब भी समझ जाओगे। कॉम्युनल इलेक्ट्रोल नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, नहीं है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट्री है, ठीक है। इंडिया इज अ ट्राइटुलर मोनार्की तो है ही नहीं यार। इंडिया इज एन एरिस्टोक्रेसी, नहीं। पार्लियामेंट इज इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। तो 16 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। देखो, वो है हमारा पीपल्स। पार्लियामेंट के अंदर दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के अंदर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम पीपल्स ऑफ इंडिया, तो इसलिए पॉलिटिकल पावर के मेन सोर्स क्या है, पीपल्स। क्वेश्चन नंबर 18, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। पहले समझो हम डेमोक्रेसी होती क्या है, उसके बाद करते हैं। डेमोक्रेसी ऑफ द इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीपल्स हैव राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स who form the government. It is a political system where the people are supreme and have freedom to choose and change the government at the time of the elections. अब समझो, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। डेमोक्रेसी मतलब क्या होगा, रूल बाय द पीपल्स। इसमें यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पीपल सुप्रीम होते हैं,
पीपल्स हमारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। देखो डेमोक्रेसी फैक्ट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, नहीं। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड, नहीं। पब्लिक एंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर वो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट को बनाती हैं। और पीपल्स क्या होते हैं, पीपल्स जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, उनके पास अधिकार होता है कि वो अधिकार होता है कि वो कौन से गवर्नमेंट को बनाएंगे और कब उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और पीपल्स को अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए पीपल्स आर सुप्रीम। पॉलिटिकल पावर यहाँ पर भी है ना, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, इसलिए हमारा पीपल्स है, ठीक है। प्रेम्बल के अंदर भी लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल, ठीक है। फेडरल सिस्टम के मैंने बताए थे कुछ फीचर्स हैं, वो क्या क्या है बताओ, क्या क्या है। पहला ड्वेल पॉलिटी, दूसरा डिवीजन ऑफ पावर, तीसरा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पंचमा रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स्थ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और सेवंथ बाय कैमरलिज्म, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल, वो हमारा डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनियन, मतलब सॉरी सेंटर एंड स्टेट्स, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, शेड्यूल 7, तो 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है, रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं, नाइदर रिजिड और नॉट फ्लेक्सिबल, बल्कि पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल है, ठीक। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर आएगा जब बताऊंगा कि क्यों पार्शली रिजिड है और क्यों पार्शली फ्लेक्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 21, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट was introduced the parliamentary form of government was first introduced in which country, parliamentary form of government यूके के अंदर, और हमारे इंडिया ने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है, यूके के अंदर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफरेंशिएट्स द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ब्रिटिश से ले रखा है, जुडिशियल रिव्यू, देखो जो जुडिशियल रिव्यू ले रखा है हमने यूएसए से ले रखा है, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर 3 के अंदर बताया कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। और बाई कैमरल लेजिस्लेशन ले रखा है रियल, मतलब 22 का बी आंसर है। यूएसए हमारा डिफरेंशिएट पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से ले रखा है, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि फेडरल सिस्टम का क्या क्या फीचर्स है हमारे। डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, बिल्कुल सही है। एंटायरली नॉट अ एंटायर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, ये नहीं है, ये हमारे यूनिटरी फीचर का है, जो यूनिटरी सिस्टम यूनिटरी फीचर का एक वो है एलिमेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल सही है। सिंगल सिटीजनशिप हमारा फेडरल फीचर नहीं है, बल्कि किसका फीचर है, यूनिटरी फीचर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी फीचर इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। देखो यूनिटरी का मतलब समझा देता हूँ, कोई भी ऐसा मतलब सेंटर स्टेट, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि सेंटर हमारा स्टेट को कंट्रोल कर रही है, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोविज़न जिससे हमारा सेंटर हमारा किसको कंट्रोल कर रहा है, स्टेट को, या स्टेट में कोई अपॉइंटमेंट, जैसे स्टेट में कौन सी अपॉइंटमेंट होगी अगर सेंटर के द्वारा डिटरमाइन कर रहा है तो उसको यूनिटी एलिमेंट होगी। या फिर जो स्टेट को जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर सेंटर कंट्रोल कर रहा है तो वो भी हमारा यूनिटी फीचर्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन एलिमेंट्स बताते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, बिल्कुल सही है।
जो हमारा गवर्नर जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट के अंदर, गवर्नर अपॉइंट होता है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के। देखो सेंटर हमारा स्टेट पे कंट्रोल कर रहा है, स्टेट पे कुछ अपॉइंटमेंट कर रहा है, या फिर फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सारे के सारे हमारे यूनिटरी एलिमेंट्स होते हैं। अपॉइंटमेंट तो गवर्नर बिल्कुल सही है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा बिल्कुल सही है। अभी जुडिशियल रिव्यू नहीं। ऑल इंडिया सर्विस ये है। ये 3 फीचर्स हैं हमारे, कौन सा? 2, 3 और 5th, 2, 3 और 5th, ठीक है। 24 यूनिटरी एलिमेंट्स क्या होता है? सेंटर का कंट्रोल किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25th, which of the following statement about the federal system in India are correct? The constitution introduced a federal system as a basic structure of the government, बिल्कुल सही है। There is a strong admission of the unitary base, बिल्कुल सही है, unitary base। क्वेश्चन स्टेटमेंट 3, both the union and state legislatures are sovereign, नहीं, ओनली यूनियन ही सोवरेजन है, स्टेट लेजिस्लेचर सोवरेजन नहीं है, ध्यान रखना। जो थर्ड है, जो थर्ड स्टेटमेंट है, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेजन, नहीं, यूनियन ही सोवरेजन है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर है वो सोवरेजन नहीं है। स्टेटमेंट 4, द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैज़ बिन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड इट्स यूनिट, नहीं, लेजिस्लेटिव और फाइनेंस डिवीजन है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। अगर आपने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा होगा, नेशनल इमरजेंसी का जो इफेक्ट पढ़ा होगा, अगर आपने वो इफेक्ट्स पता होगा तो आप इसको ईजिली कर जाओगे। क्यों? जैसे हमारे नेशनल इमरजेंसी लगता है तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस बदल जाते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस बदल जाते हैं सेंटर और स्टेट्स के, लेकिन जो जुडिशियल सिस्टम होता है, मतलब जो हाई कोर्ट होता है स्टेट का, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। किसका? नेशनल इमरजेंसी का। जो नेशनल इमरजेंसी आएगा जो उसके इफेक्ट्स बताऊँगा, बहुत डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो। तो इसका आंसर कौन सा है? अबाउट द फेडरल सिस्टम, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड ये नहीं है ना, ये है, क्योंकि जुडिशियल है, जुडिशियल पावर वो हमारे डिवाइड नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अडॉप्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री। देखो फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट्स, ये सही है। 26 का डी, फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 27, ए आर का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल और नॉट यूनिटरी, बिल्कुल सही। पीछे वाले में पढ़ रहा था हमने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो दोनों मतलब रीजन सही है हमारा असर्शन का, तो ये आया था। देखो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उन्होंने हमारे फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। इसके 2 रीजन थे, पहला कि जो कंट्री का जो का साइज़ था वो बहुत बड़ा है, दूसरा कि सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है। दूसरा रीज़न क्या है? सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, कि हमारे यहाँ पर सोशल और कल्चर के बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अलग अलग कल्चर और बहुत ही अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो अगर हमने यूनिटी सिस्टम को अडॉप्ट किया था, वह फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया होता, तो एक सेंटर, ठीक है, एक मतलब सेंटर इतने सारे कल्चर प्रैक्टिसेस को, सोशल प्रैक्टिसेस को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए इन्होंने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब देखो जो ग्रैनविले ऑस्टिन थे उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया है एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या डिस्क्राइब किया है, क्या टर्म यूज़ किया है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। और के.सी. वेयर ने डिस्क्राइब क्वासी फेडरल, ठीक है। एक मुझे क्वेश्चन एक और टर्म यूज़ किया है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, वो किसके द्वारा यूज़ किया गया है? कमेंट में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? अभी बताया ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, in relation to the Indian Constitution, who said that Indian Constitution establish a good balance between the rigidity and flexibility? ये भी हमारे के.सी. वेयर के द्वारा बोल रखा है। के.सी. वेयर ने क्वासी फेडरलिज्म बोल रखा है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बोल रखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ गुड बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्वासी फेडरलिज्म, वही बात वही है, ठीक है, घुमा दिया बस। क्वेश्चन नंबर 30, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन सेट इन द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, वो हमारे अम्बेडकर साहब, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना, यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, नहीं भाई साहब, प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, बिल्कुल सही है, मतलब स्टेट अथॉरिटी के इंटरेस्ट पर, ठीक है, को प्रमोट करने के लिए क्या इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, नहीं, फिर समझो, स्टेट के इंटरेस्ट के, मतलब स्टेट के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, नहीं, लेकिन इंडिविजुअल लिबर्टी को, इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी, स्टेटमेंट 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर विच इज स्लैश आर कॉमन टू इंडिया एंड यूएस, ठीक है, रेसिड्यू पावर वेस्टेड इन द सेंटर, देखो कॉमन पूछ रखा है इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है, जो रेसिड्यू पावर इन द सेंटर, ये तो हमारा इंडिया का सिस्टम है, इंडिया में है, लेकिन यूएसए के अंदर जो रेसिड्यू पावर है वो हमारे स्टेट को भी दे रखी है, क्योंकि यूएसए वो ट्रू फेडरलिज्म है, ठीक है, तो ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि रेसिड्यू पावर इन द सेंटर वो इंडिया का फीचर है, और रेसिड्यू पावर वेस्टेड इन द स्टेट वो हमारा यूएसए का फीचर है, और पूछा है इसमें कॉमन, ठीक है, प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू पॉकेट वीटो, हाँ, इंडिया के पास, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके पास भी पॉकेट वीटो है, और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उसके पास भी पॉकेट वीटो है, तो मतलब कॉमन बोल रखा है, तो थर्ड वाला सही है, और फोर्थ स्टेटमेंट, द अपर हाउस हैज़ अ सम नॉमिनेटेड मेंबर्स, नहीं, जो यूएसए का जो अपर हाउस है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इलेक्टेड हैं, फिर से समझाता हूँ, यूएसए में जो अपर हाउस है उसके जितने मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड, but in India the upper house of the India has some elected members, जो प्रेसिडेंट होता है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है हमारे अपर हाउस में, अपर हाउस मतलब राज्यसभा के अंदर, फिर समझो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है हमारे कहाँ पर, राज्यसभा के अंदर, अच्छा कौन से फील्ड से, वो है लास्ट, मैं आपको ये वाला लास्ट वाला कंसेप्ट पहले बता चुका हूँ, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्लास, ये याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली में, सॉरी असेंबली नहीं, काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्लास, और राज्यसभा के अंदर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 33, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, बहुत ईजी है, 22 जुलाई 1947, पहले भी ये करवा चुका हूँ, तो क्वेश्चन नंबर ओनली 33 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो अपने फीडबैक दीजिएगा कि क्या इसमें मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए।